नमस्कार प्यारे भाई और बहनों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर एक बहुत अमीर बाप की एक बहुत गरीब लड़की की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे। पूर्व जन्म की कहानी। दोस्तों, जिन बहन ने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया, बचपन से ही छोटी छोटी चीजों के लिए इनको तरसाया गया। ना केवल इनको लेकिन इनकी माताजी को भी। और तरसाया गया क्यों? क्योंकि धन को इनको और इनकी माताजी को बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं कराया गया। यहाँ तक परिस्थिति ऐसी रही कि अगर घर के अंदर मतलब पकाने के लिए एक टाइम पे अगर आधा किलो चावल की आवश्यकता है और इनके पिताजी घर पे नहीं हैं, तो 250 ग्राम ही जैसे मुहैया कराए जाएंगे, है ना। तो ये जिस परिवार में इन बहन ने जन्म लिया है, इनके पति, सॉरी पति बोल दिया मैं, सॉरी। इनके जो पिताजी हैं वो बहुत अच्छे खासे परिवार से बिलोंग करते हैं। पिताजी के पास अपने पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं, रेंटल इनकम आती है ना। उसके साथ साथ कई प्रकार के बिजनेस वगैरह भी चलते हैं। तो पिताजी का बहुत मान प्रतिष्ठा भी है समाज के अंदर। और मतलब अमीर एक व्यक्ति होता है कि मतलब एक व्यक्ति होता है कि उसका ठीक है, उसके पास सब कुछ है। एक होता है कि इंसान के पास जरूरत से ज्यादा है। और ऐसा ही इनके पिताजी के साथ है। बहुत बहुत ज्यादा समृद्ध व्यक्ति हैं, लेकिन अपने बच्चों और अपनी पत्नी के लिए उनकी जैसे जेब से पैसा कभी नहीं निकला। हर चीज करके तिल तिल करके जैसे उन्होंने पैसे इनको दिए। एजुकेशन के लिए भी इनको, जैसे ये अच्छे थे पढ़ाई के अंदर, और महंगी अगर कुछ स्टडीज ये कर लेते हैं ना, अगर महंगी कई स्ट्रीम्स होती हैं महंगी होती हैं, उसको चूज कर लेते तो और इनका करियर भी अच्छा हो सकता था इनकी लाइफ के अंदर। लेकिन इनके पिताजी ने कि पैसा लगाना पड़ेगा, तो उस चीज को देखते हुए इनको वो कोर्सेज भी नहीं करवाए जिससे कि इनकी और ज्यादा तरक्की हो सकती थी। तो जैसे तैसे करके ग्रेजुएशन हुआ। ग्रेजुएशन के बाद ये अपना जॉब वगैरह पे लगे और फिर आगे इन्होंने खुद अपने आप मास्टर्स किया काम करते करते। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इनके पिताजी ने कभी भी मतलब हर उनके पिताजी ने यह मुमकिन प्रयास किया कि उनके ऊपर धन ना लगाना पड़े। और इतने समृद्ध परिवार का होने के बावजूद भी इनको हमेशा स्ट्रगल करना पड़ा। फाइनेंशियली बहुत बहुत ज्यादा इनको स्ट्रगल करना पड़ा। तो बेसिकली ये जो बहन है, अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से जानना चाहते थे कि इनके पिताजी ने इतनी ज्यादा दुर्दशा इनकी और इनकी माताजी की क्यों करके रखी। अच्छा, एक और चीज है प्यारे भाई और बहनों। पिताजी इनके ऊपर तो पैसा खर्च करते नहीं हैं, लेकिन ये बच्ची ने जैसे तैसे खुद को सेटल किया है। तो जो कुछ भी ये कमा करके लाती है, वो इनके पिताजी इनसे खोस जरूर लेते हैं। जो भी बच्ची की तनख्वाह है वो ज्यादा से ज्यादा 90-95% ऑफ द सैलरी जो इनके पिताजी हैं वो ड्रेन कर लेते हैं। और उनका बहुत बड़ा बहाना ये होता है कि भी कल को तेरी शादी भी तो करानी है। अभी इतना पैसा नहीं है मेरे पास कि तेरी शादी पे मैं लगा दूं। शादी अच्छी करानी है ना, सबको वो करना है, तो मेरे को और पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, है ना। तो इनके पिताजी इनकी सैलरी भी इनके पास नहीं रहने देते। अच्छा, उसके बाद जितने भी रिश्ते इनके पिताजी लेकर के आए हैं, उनकी जब इंक्वायरियां हुई, पिताजी ने इतना जोर डाला कि भी कर ले शादी कर ले शादी। लेकिन इनको गड़बड़ लगी। दो तीन ऐसे रिश्ते थे, उन सभी रिश्तों के अंदर ये बात निकल करके आई कि लड़के नशेड़ी हैं, अपने माता पिता के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं। और अगर ऐसे लड़कों से विवाह हो जाता, तो कल को उन लड़कों ने भी इनके साथ एक पैरासाइट बन करके रहना था। यानी कि जिंदगी भर इन्होंने कमाना था, घर का काम भी करना था, कमाना भी था, और उन लड़कों को पालना था। तो ये बहन अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से इनके पिताजी के साथ क्या कड़ा कार्मिक अकाउंट है, क्यों पिताजी ऐसा बिहेव करते हैं। और दोनों ये बहन जो अपना पीएलआर करा रहे थे, ये और इनके पिताजी दोनों के बीच में चाहे साथ में रहते हैं, लेकिन एक अजीब सा घृणा भाव है। इनको भी अपने पिताजी से बहुत ज्यादा घृणा है, नफरत सी है। और उनकी भी आंखों में दिखता है कि जैसे तुम्हें इसी हाल में मैं रखूंगा, तुम कैसे तरक्की कर लोगे, जैसे उनकी आंखें ये बात बोलती हैं। तो ये बहन अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से इसका उत्तर प्राप्त करना चाहते थे। क्यों घटिया रिश्ते लेकर के आ रहे हैं, क्यों हमेशा पैसों के लिए तरसाया, और पैसा कमाती हूं तो मुझसे कैसे ना कैसे बहाने से
छीन क्यों लेते? प्यारे भाई और बहनों, इन्होंने अपने पूर्व के जीवन में क्या अनुभव किया, किस प्रकार के दृश्य इमर्ज हुए, इसके बारे में भी आप सभी को हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहते हैं हमारे चैनल के उन सभी व्यूअर्स को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर इनकी यूजर आईडीज हैं किरण बिश्त 5112, फिर हमारे साथ हैं शशि बाला गुप्ता 5144, P.K5498, नीता 906, शारदा खत्री 5785, बेश सॉरी बिशोफॉलिक 9863, फिर हमारे साथ हैं सोन कंवर, सोन कंवर गोंड 9078। अभी के लिए यही वो भाई बहन हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट किया है। कई सारे ऐसे भाई बहन भी हैं जिन्होंने पहले जो चैनल की मेंबरशिप है उसे छोड़ दिया था, लेकिन फिर उन्होंने रीजॉइन कर लिया। दोस्तों, जितने भी हमारे चैनल के मेंबर्स हैं उनके लिए कुछ विशेष सेशंस हर महीने कंडक्ट कराए जाते हैं। अगर आप हीलिंग सर्कल के अंदर हमारे चैनल के मेंबर बनते हैं तो हर महीने आपको एक ग्रुप के अंदर पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन जो है वो करने को मिलता है, जिसके अंदर आप अपने पूर्व के जीवन को अनुभव करते हैं। अगर आपको कंसिस्टेंट हीलिंग की आवश्यकता है, रेगुलरली आप ये सेशंस अटेंड करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस है लाइफ के अंदर, तो हीलिंग सर्कल प्लस में जितने भी भाई बहन मेंबरशिप के लिए ऑप्ट करते हैं उनके लिए दो ग्रुप के अंदर पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशन और अन्य 3 से 4 अलग हिप्नोथेरेपी के सेशंस हर महीने कंडक्ट कराए जाते हैं। तो मतलब हीलिंग सर्कल प्लस के अंदर लगभग आपको 5 से 6 सेशंस जो है हर महीने अटेंड करने को मिलते हैं यूट्यूब लाइव के माध्यम से। इसमें ऐसा भी होता है कि जिस समय सेशन कंडक्ट कराया जाता है, अगर उस समय अगर आप अवेलेबल नहीं भी हैं, तो जो भी लाइव सेशन कराया जाता है उसको 12 घंटे के लिए चैनल पर छोड़ा जाता है जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए, ताकि अगर उस टाइम आप अटेंड नहीं कर पाए तो जब भी आपको समय मिले ड्यूरिंग द डे आप उस सेशन को अटेंड कर पाए। तो अगर आप भी हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं और इन सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नजर आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि जब पूर्व के जीवन के दृश्य इमर्ज होने लगते हैं तो किस प्रकार के दृश्य जो है वो सामने आते हैं। तो ये जो बहन है, इनका रूप एक कन्या के रूप में इमर्ज ना होकर के एक पुरुष के रूप में होता है, जो कि एक किसान, 35 या 40 वर्ष की इस किसान की आयु है। काफी ज्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रहा है क्योंकि कोई बड़ा खर्चा जैसे उसका आ गया है और अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई वो कैसे उसको मैनेज करेगा। और ऐसा दिखाई देता है कि भाई जैसे जिस जिस गांव के अंदर वो है और वहीं पर एक साहूकार है, और वो जो साहूकार है, जो महाजन है, वो सूद पर पैसे दे देता है, लेकिन उसकी रेप्यूटेशन अच्छी नहीं है क्योंकि जो उससे बात हो गई, यानी कि वो अपनी जो तारीख आपको देगा, तारीख का वो बहुत पक्का है। अगर आपने पेमेंट डिले की तो वो बिल्कुल भी नहीं बख्शता। तो ये किसान बहुत ज्यादा सोच रहा है कि भी वो साहूकार से मुझे पैसे लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। लेकिन जो भी इनका एक्सपेंस है उसको लेकर के जैसे एक वो सर पे चढ़ के आता जा रहा है वो एक्सपेंस है ना, तो इनके से गले की फांस बनता चला जा रहा है और उनको लग रहा है कि भाई ये अगर हमने अभी पूरा नहीं किया तो ये तो आज ही मरना हो जाएगा हमारा। तो आज मरने से बढ़िया है कल को मर जाएंगे, है ना। तो वो डिसाइड करता है कि भाई जो साहूकार है उससे वो धन ले लेता है। अब साहूकार से जो धन ले लिया, उस साहूकार की रेपुटेशन ऐसी है कि जिसने एक बार उससे धन ले लिया वो धन कभी उसको वापस चुका ही नहीं पाता। एक तो वो ब्याज को ऐसा घुमाता है, ऐसी स्कीम बनाता है कि जो है आप ब्याज ही चुकाते रह जाओगे, लेकिन कभी आपकी जो मूल रकम है वो आप चुका ही नहीं पाओगे, और अल्टीमेटली जब आप हार जाओगे तो आपकी जो सारी प्रॉपर्टी है उस पर वो कब्जा। तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड के अंदर दृश्य ऐसे इमर्ज होते हैं कि जो साहूकार है उसने इनकी जो जमीन है ये उनसे मोहलत मांग रहे हैं, उनसे बहुत ज्यादा गिड़गिड़ा रहे हैं कि भाई
मुझे थोड़ी और मोहलत दे दो। लेकिन जो साहूकार है वो जैसे बहुत ज्यादा क्रूर है। वो अगर उसने पैसा दे दिया और उसने फिर कोई चीज हड़पनी है तो वो किसी की बात नहीं सुनता है। और इनको ऐसा दिखाई देता है कि इनके जितने भी खेत हैं, न केवल उन खेतों को वो जो साहूकार है वो हड़प लेता है, उनका मालिक बन जाता है, लेकिन इनके जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि जिस खेत के ये एक बारी मालिक हुआ करते थे, अपने ही खेतों के अंदर ये मजदूर बन करके रह जाते हैं और उस साहूकार के लिए पूरा जीवन भर मजदूरी करते हैं। अच्छा, साहूकार है, इतना पैसे वाला है, जमीन हड़प चुका है ना? मजदूरी ये कर रहे हैं, लेकिन न केवल वो जमीन हड़पता है, लेकिन पूरा जीवन भर इनको मजदूरी देने में भी तंग करता है बहुत ज्यादा। जैसे आपने मेहनत कराई, आपको एवजा देना है, तो हर चीज में रुला रुला करके देना। मजदूरी देनी है तो उसके लिए भी घंटों घंटों खड़े रखना। मजदूरी 5 रुपए तय हुई तो मजदूरी को 2 रुपए देना, 3 रुपए देना, उसमें भी तंग करना, है ना? कि इतना नहीं बनता, उतना नहीं बनता, तूने ये वाला काम गलत कर दिया, तूने वहां पे ईंटें गिरा दी थी, ये कर दिया, वो कर दिया। तो जैसे सिर्फ इनकी प्रॉपर्टी नहीं छीनी, लेकिन पूरा जीवन भर वो जो साहूकार है उसने इनका खून भी पिया। तो दोस्तों, ये कहानी दो मेन मुख्य किरदारों के बारे में है, एक बेटी और एक पिता। पिता जो कि इस जीवन के अंदर भी अपनी तो दमड़ी लगा करके राजी नहीं है, लेकिन बेटी का आज भी खून पी रहा है, उसकी तनख्वाह आज भी उससे खींच रहा है। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जो साहूकार पूर्व के जीवन का दिखाई दिया वो और कोई नहीं है बल्कि इनके पिता ही नजर आ रहे हैं। और ऐसा पता लगता है कि पूर्व के जीवन के अंदर क्योंकि साहूकार ने सब कुछ इनसे खींच लिया, तो इनके मन में एक बहुत ज्यादा एज अ किसान घृणा का भाव है उसके प्रति। लेकिन बस कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अपने लिए ही पूरा नहीं है, साहूकार का क्या बिगाड़ेंगे। लेकिन बहुत बहुत घृणा भाव इनके मन में उस साहूकार के लिए है कि उसकी क्रूरता को लेकर के सोचते रहते हैं कि इंसान इतना क्रूर कैसे हो सकता है। क्यों इसको मुझ पे दया नहीं आई, मेरे बच्चों पे दया नहीं आई, इतनी सारी जमीन जायदाद का करेगा क्या। इसी डिलेमा में ये होते हैं और इसी डिलेमा के अंदर जो है अपने पूर्व के जीवन में इनकी मतलब जब तक मरते हैं साहूकार तो तब तक भी जिंदा होता है, लेकिन उसी डिलेमा के अंदर जो है इनकी फिर मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद भी एक बहुत लंबे समय तक जैसे भटकना और वो यात्रा के अंदर रहना, उसके अंदर भी जो है ये रहते हैं। लेकिन बस यही थॉट और इसी में ट्रैप्ड कि इसको तरस क्यों नहीं आता, इसको तरस क्यों नहीं आता। तो वही चीज इनके अभी से पूर्व के जीवन में इनके पिताजी ने की और आज के जीवन के अंदर भी यही सब कुछ इनके पिताजी इनके साथ कर रहे हैं। वर्जन थोड़ा चेंज हो गया है। आज कहने के लिए बहाना ये है कि लड़की है, लड़कियों पे कौन खर्च करता है ना? तो लड़कियों पे खर्च कौन करता है? जब जब खर्चा उस पे करना है तो उसके लिए वो लड़की है। लेकिन जब वो कमा करके लाए और उसकी जो सारी सैलरी है, जब आप वो खींच लो तो उस टाइम पे जैसे लड़के से अपने है ना ली जाती है, उससे तनख्वाह ली जाती है, हक से मांगा जाता है, क्योंकि सब कुछ जो पिता है लड़के के लिए बनाता है, तो फिर वो लड़का बन जाती है ना। लेते टाइम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देते टाइम वो जो है लड़की बन जाती है। तो इसका एक पैटर्न नजर आता है कि पूर्व के जीवन के अंदर भी इनके पिताजी ने एग्जैक्टली यही किया था एक दूसरे वर्जन में जो इस जीवन में कर रहे हैं। तो बड़ा ही दुखद और नाइंसाफी से भरा हुआ जीवन नजर आता है ना? तो इस चीज को समझने का प्रयास किया जाता है प्यारे भाई और बहनों कि भाई इस जीवन में भी दुखी किया, पूर्व के जीवन में भी दुखी किया, तो मैंने ऐसा क्या किया जो कि इसने ऐसा किया। और ऐसा होता है तो एक दूसरा पूर्व का जीवन जो है वो इमर्ज होने लग जाता है। ये जिस जीवन में किसान थे, इनका सब कुछ साहूकार ने छीन लिया था और उसने तरस नहीं किया था, उससे पीछे का एक और जीवन जो है वो इमर्ज होने लगा। और इस बार जो है जीवन के अंदर जब इनसे जुड़ा हुआ दिखाई देता है तो किसी प्रकार की गरीबी का नामो निशान नजर नहीं, बल्कि चारों तरफ जो है शानो शौकत, सोना, महंगे वस्त्र, है ना, खुशहाली और आ, शब्द जो है हमारे को थोड़ा सभ्य वाला नहीं मिल रहा है, लेकिन अय्याशी नजर आती है ना? भोग विलास नजर आता है। और जैसे उससे
संपन्नता, संपदा इतनी ज्यादा है, और अपने आप को इस बार जो है ये एक राजा के रूप में देखते हैं। और ये राजा जो है, इस राजा को अपना राज्य जो है उसका विस्तार करना है, विस्तार करते चले जाना है, क्योंकि इस राजा के अंदर जो है भूख बहुत ज्यादा है ना। उसके पास जितना उसको और ज्यादा चाहिए, उसको और ज्यादा सोने का भंडार चाहिए, और उसको सोने के अलावा और जो उसके पास वैभव है, ऐश्वर्य है, उसके अलावा और कुछ भी नजर नहीं आता। उसके आसपास के लोग कैसा फील कर रहे हैं, नजर नहीं आता। उसके कुछ विश्वास पात्र लोग हैं, है ना, वो भी उसी की तरह, जैसे ये जो लालच की एनर्जी उनके ऊपर हावी है, वो अपने राजा को अमीर बना रहे हैं, क्योंकि वो जो अमीरी है उसको सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन राजा को ये सब लोग अमीर बना कैसे रहे हैं, है ना। इस प्रकार का कोई अगर राजा हो जो कि इन सब कार्यों के अंदर लिप्त हो, शराब में और इन सब चीजों के अंदर वो लिप्त हो, तो उसको देश की प्रगति कैसे होती है या देश की प्रगति कैसे होगी, उसके अंदर दिमाग लगाने का टाइम ही कहाँ होता है ना। तो इस प्रकार की जो जनरली जो राजाओं की जो पर्सनालिटी होती है, पीपल इन जो पावर होती है, उनकी पर्सनालिटी होती है, उनकी क्या है, दूसरों से छीनने वाली पर्सनालिटी होती है। तो राज्य संपन्न कैसे होगा, उसकी इकोनॉमी कैसे ग्रो होगी, इस चीज पे फोकस करने की जगह जो दूसरे संपन्न राज्य होते हैं उन पर आक्रमण करके उनकी संपदा को हथियाना, ये इस प्रकार के जो राजा होते हैं वो लोग इस प्रकार का कार्य करते हैं। और ऐसा ही इनको दिखाई देता है कि इनका राज्य जो है वो बड़ा राज्य है, और इनके आस-पास के कई छोटे राजा हैं, जिनको ये ऑलरेडी जो है जिन पर ये जैसे कब्जा कर चुके हैं, और फिर जो है इनको दिखाई देता है कि ये एक ऐसा राज्य है जो कि बहुत छोटा भी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा भी नहीं है। और इनको ऐसा दिखाई देता है कि वो उस राजा को ये अपने राज्य में विलीन करने के लिए निमंत्रण भेजते हैं, और उसको कहते हैं कि भाई वो चौथ की रकम होती है दोस्तों, कि ना एक छोटा राजा होता है, वो बड़े वाले राजा की प्रभुता को स्वीकार कर लेता है। फिर उनको हर महीने जो है चौथ की रकम, महीना या हर 6 महीने में एक सिस्टम होता है इनका, चौथ की जो रकम होती है वो पहुंचाना होता है। और चौथ की रकम ये उससे डिमांड करते हैं कि तुम हमारे राज्य के अंदर सम्मिलित हो जाओ, ये हो जाओ, और हम तुम्हारे को प्रोटेक्शन देंगे, और चौथ की रकम पहुंचती रहनी चाहिए। तो जैसे वो राजा सोचने के लिए इनसे समय मांगता है, तो ये उसको अपना अपमान समझते हैं। और क्योंकि इनको तो ये था, इनको तो बस ये था कि चौथ की रकम दे देगा तो बल्कि नुकसान वाला सौदा है, इनको तो पूरा राज्य ही चाहिए था, पूरा राज्य ही हड़पना था। तो ये जैसे इनकी बहुत विशाल सेना होती है, और विशाल सेना के साथ उसके राजा के ऊपर ये हमला कर देते हैं, अकस्मात हमला कर देते हैं, उनका जो शहर है ना, उस पे कब्जा कर लेते हैं, और राजा को बहुत ब्रूटली जैसे उसको मारते हैं। वो राजा भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए इनसे भीख मांग रहा होता है, इनसे कह रहा होता है कि भी मैं आपकी जो प्रभुता है उसको स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मैंने तो केवल सोचने के लिए समय मांगा था, और आपने ये कर दिया। तो इनकी आंखों के अंदर एक जैसे एक वैशीपन है, और एक भूख है कि इनको तो सब कुछ हड़प कर लेना है। और उसी दोनों की दृष्टि मिलती है, और वो सामने वाला राजा समझ जाता है कि एक्चुअली में तो इसको यही ही चाहिए था, और वो जो राजा है, सामने वाला राजा, उसको ये मार देते हैं, और पूरा उसका जो राज्य है उसको हड़प लेते हैं। अब दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये जो राजा है जिसको ये मारते हैं, वो और कोई नहीं है जिसका सब कुछ हड़प लेते, वो इनके पिताजी ही सामने आते। तो बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं जिनके अंदर हमारे को ऐसा लगता है कि भाई हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, इस जीवन में भी अत्याचार कर रहे हैं ना, पिछले जीवन में भी किया, है ना। तो लेकिन दोस्तों कर्मों की जो गुह्य गति है, ये ना बहुत गहरी है, और हम सभी मनुष्य आत्माएं जो हैं बहुत बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ उलझ गए। अब एक पुत्री को धन से वंचित रखने वाला पिता एक बुरा इंसान है, एक साहूकार जो किसानों की जमीनों को हड़प लेता है वो बुरा इंसान है, या ये राजा बुरा इंसान है जो कि सिर्फ जिसको सिर्फ अपनी समृद्धि से मतलब है, जिसको सिर्फ अपने वैभव ऐश्वर्य से मतलब है, जिसको केवल उसके जो खजाना है उसके अंदर सोना बढ़ता रहे, केवल उससे मतलब है।
क्योंकि राजा तो ये थी, है ना? और जिसका राज्य लूटा, छोटे वाला जो राजा, वो इनके पिता थे। तो इनमें बुरा कौन है? दोस्तों देखिए, बुरा कहने को सब बुरे हैं, क्योंकि इस धरती पर कोई भी एक ऐसा मनुष्य नहीं है आज की डेट में जिसने अपनी ये जो उसकी आत्मा की यात्रा है ना, जिसमें उसने कभी बुरा कर्म न किया। बड़े से बड़ा साधु, बड़े से बड़ा सन्यासी, साधु सन्यासी साधुत्व के मार्ग पे, सन्यास के मार्ग पे भी इसीलिए आते हैं क्योंकि वो जानते हैं, उनके अंदर एक रियलाइजेशन होता है कि यार बहुत ज्यादा ना उलझते आ रहे हैं हम, और बहुत हमसे कुछ ना कुछ पाप कर्म जरूर हुए हैं। अब बस अलग होकर के साइड में बैठ जाना है, और अब अपने सारे जो कर्मास हैं उनको रिजॉल्व कर। तो ये बात हमने इसलिए बोली क्योंकि जो हमारा एरिया ऑफ फोकस है, जब हम ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन की स्टोरीज भी पोस्ट करते हैं, बहुत सारे भाई बहन बोलते हैं भैया, उनका एंगल यही होता है कि गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, इसने गलत किया उसने गलत किया। हम गलती पे तो फोकस कर रहे हैं। देखिए, वो भी जरूरी है, पता होना चाहिए कि भाई कहाँ से क्या चीज इमर्ज हो रही है, क्या करने से कैसी परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं। लेकिन हमारा जो फोकस है, वो हमारे जो कार्मिक अकाउंट्स हैं उसके अंदर जो हम उलझ गए हैं दूसरों के साथ। मतलब कि बुरा कोई भी नहीं है, बुरे तो सारे ही हैं। एक्चुअली में कौन बुरा है इसको पता लगाएंगे, और अभी पूर्व की लाइफ में जाएंगे, और पीछे जाएंगे तो और कुछ दिखाई देगा, और कुछ दिखाई देगा। कभी ये बुरे दिखाई देंगे, कभी वो बुरे दिखाई देंगे। कभी कुछ ऐसा होगा कि कोई थर्ड पर्सन ही बुरा है, उसने इन दोनों को आपस में उलझा दिया। ऐसा कुछ ना कुछ जो है वो निकल करके आ जाएगा, है ना? तो हमें ये जो स्टोरीज है इनसे शिक्षा लेनी है, और फोकस हमारे को किस चीज के ऊपर करना है? दूसरों के अंदर, अपने अंदर भी बुराई जो है, अभी उसको ज्यादा नहीं देखना है, उसको ज्यादा हमारे को हवा नहीं देनी है। हम अपने अंदर कैसे क्लेंजिंग करेंगे, अपनी स्थिति को कैसे उठाएंगे, अपने डिसीजन सही कैसे लेंगे, इसके ऊपर हमारे को जो है ज्यादा फोकस करना है। अब हालांकि और तो ये चीज निकल करके तो नहीं आई, लेकिन हम ऐसा समझते हैं कि जैसे पूर्व के जीवन में देखते हैं कि ये साहूकार थे, और अकेले ये किसान तो नहीं होंगे जिसकी धन संपदा लूट ली। वो साहूकार तो सबके साथ ऐसा करता था। तो हम ऐसा समझते हैं कि जो ये राजा थे और इनका जो ये मंत्रिमंडल था, इनके साथ कोई जनरल रहा होगा, कोई मेन इनके योद्धा रहे होंगे, सब लोगों ने मिलकर के जो है उनके ऊपर हमला किया था ना। अब क्योंकि ये मेन राजा है, इसलिए ये तो बेटी बन करके फंस गई उनके पास। लेकिन जो बाकी के जो दूसरे लोग हैं, उन्होंने भी तो, राजा ने अकेले जाकर के थोड़ी लड़ाई लड़ दी, सब लोगों ने मिल करके उसका जो राज्य है वहां पे कत्लो गारत की, उसका राज्य हड़पा, उसकी सारी धन संपदा हड़पी। तो जब वो साहूकार बना होगा, ये सभी लोग जिन्होंने उसका राज्य हड़पा, कहीं ना कहीं उस साहूकार के चक्कर में आ गए होंगे, और वो एक एक करके उसने जो है सबसे उनकी जमीनें हड़पी, है ना? और क्योंकि उससे हड़पा गया था सब कुछ ये राजा वाले जीवन के अंदर, इसीलिए, और उस पे भी तरस नहीं खाया गया था, उसकी प्रजा पे भी तरस नहीं खाया गया था। तो इसीलिए जो है, शायद आज उसको भी इन लोगों के ऊपर कोई तरस नहीं आता, उनको बेटी बेटी नजर नहीं आती, पत्नी पत्नी नजर नहीं आती, क्योंकि यही वो सब लोग हैं जिन्होंने उसका राज्य छीना। तो आज अब इनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये गाइडेंस लिया गया कि भाई जो स्पिरिट गाइड हैं उनसे गाइडेंस लिया गया कि भाई ये जो पिताजी जो इनसे धन लेते हैं, क्या भाई हमने राज्य लूटा था, तो अब क्या इनको वो धन देते रहना चाहिए? तो गाइड ने कहा नहीं, आपने जो देना है उनको योग साधना के माध्यम से दीजिए, लेकिन उनको आप और धन नहीं देंगे, आपने इनफ, उन्होंने आपसे छीन करके इनफ उन्होंने वापस ले लिया है। अब तो ये उस आत्मा की आदत बन गई है आपसे लेने की, है ना? तो जो भी धन आप कमाते हो उसको आप अपने पास रखो, अपनी जो प्रगति है उसके लिए आप उस धन को इस्तेमाल करो, पिताजी को धन देना बंद कर दो। ठीक है जी। तो एक तो ये जो है मुख्य गाइडेंस इनके लिए आया। फिर दोस्तों देखिए, अब इनके पिताजी और इनके बीच में कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा। तो क्या इनको ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि पिताजी से कभी ऐसा टाइम आएगा कि रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा? हमारे पर्सनल ओपिनियन के अंदर नहीं, क्योंकि इनके पिताजी की आप देखिए खुद 60-62 वर्ष उनकी आयु होगी, है ना? तो एक ना इंसान का संस्कार पक्का हो जाता है। आप योग के माध्यम से, साधना के माध्यम से सामने वाली आत्मा से दो तीन चीजें कर सकते हैं। एक तो आप उनसे दूरी बना सकते हैं कि उनका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर कम। दूसरा, उनकी जो उग्रता है, उग्रता को आप कम कर सकते हैं। लेकिन इतना ज्यादा जिस इंसान की सोच बन चुकी हो,
कि देना कुछ नहीं है और लेना ही लेना है, वो इस उम्र में आकर के वो सोच नहीं बदलती। आपको परेशान करना बंद कर देंगे, ये तो हो सकता है साधना से, लेकिन उनकी सोच बदल जाएगी। ऐसा एक्सपेक्टेशन ये जो बच्ची है, इसको करना नहीं चाहिए। और बहुत बार क्या होता है, एक ऐसी चीज जो नहीं हो सकती, हम उसके प्रति साधना करते हैं, उसके प्रति हम पुरुषार्थ करते हैं, और फिर जब वो होता नहीं है, तो फिर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, है ना? तो पिताजी की क्या सोच बदलेगी? हमारा जो एक्सपर्ट ओपिनियन है, हमारे हिसाब से आप कुछ भी कर लो, उनकी सोच तो अब नहीं बदलेगी। आपने क्या किया था, उसका ज्ञान अब आपको प्राप्त हो गया है, तो जितनी ज्यादा घृणा आप करते थे, वो घृणा की इंटेंसिटी तो ये सेशन करने से इनकी कम। ठीक है। अब इनको क्या करना है, देखो, अब ये भी जो वो राजा थे, सबसे छीना झपटियां करता था, है ना, कितने राज्यों को उसने उजाड़ा। तो ये जो अलग अलग पैरासाइट पति आ रहे थे ना इनके जीवन के अंदर, कहीं ना कहीं ये वो दूसरे राजा होंगे या दूसरे लोग होंगे जिनका ये उजाड़ करके आए हैं। कुछ उन्होंने अच्छे कर्म भी किए होंगे, जो ये फंसे नहीं, इनको इंट्यूशन आ गया कि भाई यहाँ पे विवाह नहीं करना, है ना? लेकिन दोस्तों, जब ऐसी यात्रा रही होती है, और हम सबकी यात्रा में कहीं ना कहीं ऐसा पार्ट ऐसा रहा होता है जिसमें हमने बहुत सारी आत्माओं को दुख दिया होता है, और वो बहुत सारी आत्माएं अलग अलग रूप लेकर के अलग अलग बहानों से हमारे जीवन में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं और हमारी ग्रोथ को रोकते हैं। और अगर वो फिजिकली हमारे लाइफ में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, तो उनके जो संकल्प है, उनकी जो एनर्जी है, वो तो हमारे को डिस्टर्ब करती करती है। तो हम ऐसा समझते हैं कि इन्होंने धन लूटा था, तो इनको सोमनाथ जी की साधना करने की आवश्यकता है। इनको ध्यान करना चाहिए परमात्मा शिव का सोमनाथ के रूप में। संकल्प करना चाहिए कि मैं मास्टर सोमनाथ हूँ, और ऐसा महसूस करना चाहिए कि जो परमात्मा है शिव निराकार, इस पूरे ब्रह्मांड की रचना करने वाली जो शक्ति है, इस पूरी जो मनुष्य सृष्टि है उसका बीज है, जिनसे सारी उत्पत्ति हुई है, वो जो शिव है, सोमनाथ के रूप में उनका ध्यान करो। ऐसा इन बहन को फील करना चाहिए कि गोल्डन कलर का जैसे एक प्रकाश है, जैसे एक सूर्य है, निराकार ज्योति बिंदु, जब उसको देखो तो प्रकाश इतना ज्यादा, जैसे कि एक सूर्य है, गोल्डन प्रकाश के रूप में बाबा को देखो, और फील करो कि उनका जो गोल्डन प्रकाश है आपके अंदर समा रहा है, और आपके जितनी आत्माओं के साथ कार्मिक अकाउंट हैं, जैसे जैसे ये प्रकाश आपके अंदर समा रहा है, ये प्रकाश चारों दिशाओं में फैलता चला जा रहा है। गोल्डन एनर्जी चारों दिशाओं में फैलती चली जा रही है। और संकल्प मन में ये करना है कि जिन जिन आत्माओं की धन संपदा का मैंने नाश किया, जिनकी धन संपदा मैंने लूटी, जिनको मैंने दुख दिया, वो सभी आत्माएं समृद्ध होती चली जाए, समृद्धि उनके जीवन में आए, उनके टूटे हुए घर बनने लगे, उनकी नौकरियां लगे, उनके काम धंधे बिजनेस चलने लगे, गोल्डन एनर्जी उनके जीवन में भरती चली जाए, जिस जिस आत्मा का मैं नुकसान करके आई हूँ। और सोमनाथ जी की शक्ति से जब समृद्धि आती है आत्मा के अंदर, तो समृद्धि खुशी से भी जुड़ी होती है उनके जीवन से। जिस जिसका मैं नुकसान करके आई हूं, उनके जीवन से निरस्ता समाप्त होकर के खुशी उन सभी आत्माओं के जीवन में भरती चली जा रही है, संपन्न होती चली जा रही हैं वो आत्माएं, खुशी भर रही है, संपन्नता, भरपूरता की गोल्डन एनर्जी फैलाते चले जाओ, फैलाते चले। तो इनको बीच में पिताजी को भी मर्ज करके गोल्डन एनर्जी दें, क्योंकि उनको बहुत एक्सपेक्टेशन है कि इनसे मिले, उनकी आत्मा को तृप्ति नहीं मिली है। लेकिन मुख्यतः केवल पिताजी पे फोकस ना करके, अपना पार्ट समझ करके पूरे ब्रह्मांड में समृद्धि की शक्ति फैलाओ, एक एक आत्मा तक शक्ति पहुंचाओ जिनसे आपका कार्मिक अकाउंट है। और फिर वैसे भी जो प्रकृति है उसको गोल्डन एनर्जी दो, पूरी पृथ्वी को, सभी तत्वों को दो, क्योंकि इनसे भी हमने बहुत कुछ लिया होता है। हम ऐसा समझते हैं कि अगर ये बच्ची ये वाला पुरुषार्थ करेगी, तो ये जो धन को ड्रेन कर देने वाले इनके पिताजी हैं, धीरे धीरे इनका पीछा भी छोड़ देंगे, और इनकी जो तरक्की है उसको जो रोका जा रहा है दूसरी आत्माओं के द्वारा, वो भी इनकी तरक्की को रोकना बंद कर देंगे। तो हमारे प्यारे भाई और बहनों, हम आशा करते हैं कि ये जो वीडियो हमने बनाया है इससे आपको शिक्षा मिली होगी, कुछ आपको सीखने को मिला होगा।
और कैसे इस प्रकार के इश्यू को रिजॉल्व करना चाहिए, इसमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, वो भी आप समझे होंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट करके जरूर बताओ कि हमारी वीडियोस में आपको क्या अच्छा लगता है और इस वीडियो में सबसे अच्छा आपको क्या लगता है। मिलते हैं आप सभी के साथ हमारे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।